सोचिए दोस्तों, जो लड़की आपको कॉलेज में इग्नोर कर रही थी, आप उसके साथ अकेले किसी मिस्टीरियस आइलैंड पर फंस जाओ जहाँ ना कोई नेटवर्क हो ना मदद, और बस हो सिर्फ जंगल, तूफानी समंदर और एक दूसरे का साथ। तो क्या होगा? यही कहानी है एक लड़के और लड़की की जो एक स्कूल ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें ले जाती है ऐसे आइलैंड पर जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज के बीच धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो जिंदगी बदल देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एमा नाम की एक खूबसूरत और फेमस स्टूडेंट दिखती है जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ डीन है, आलसी लड़का जो देर से उठता है और सीधा गेम खेलने बैठ जाता है, जिसे उसके पिता जैक टोकते हैं। एमा अपनी छोटी बहन स्टेसी और माँ बारबरा के साथ स्कूल जाती है। वहाँ वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और स्टीफन हाय कहकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लिज उसे चिढ़ाती है। क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिनिटी आइलैंड ट्रिप का अनाउंसमेंट करते हैं। तभी एमा लेट होकर आती है और डीन उससे टकराकर मजाक में सॉरी शहजादी कह देता है। इसी बीच लिज बताती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है। लंच टाइम में लिज अपने दोस्तों को बताती है कि ट्रिप पर वह एमा और स्टीफन को करीब लाने की कोशिश करेगी, लेकिन एमा साफ कहती है कि हमें ट्रिप पर ही फोकस करना चाहिए। तभी उसकी नजर डीन पर जाती है जो सेब काट रहा होता है, और मिस कोलियर उसे चाकू लाने पर डांटकर प्रिंसिपल के पास भेज देती है। लिज फिर कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। अगले दिन एमा ट्रिप के लिए निकलते समय अपने पेरेंट्स का थैंक यू करती है। वहीं डीन पहले जाने से इनकार करता है, लेकिन पिता जैक समझाकर उसे मना लेते हैं। फिर मिस्टर क्रिश्चियनसेन सबको बस में चढ़ने कहते हैं और बस में स्टीफन एमा से उसका हालचाल पूछता है। लिज फिर से एमा को चिढ़ाती है, लेकिन एमा उसे इग्नोर कर देती है। सब ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचते हैं, जहां मिस कोलियर कहती हैं कि डिनर से पहले सब पूल में मस्ती कर सकते हैं। एमा और उसके दोस्त पूल में मजे करते हैं, जबकि डीन अकेला बालकनी से सब देखता है। शाम को लिज बताती है कि स्टीफन ने उन्हें बोट पार्टी पर बुलाया है। एमा पहले मना करती है, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर मान जाती है। पार्टी में वह देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। यह देखकर एमा वहां से निकलने लगती है और डीन ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है, जिस पर एमा उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अचानक पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि खबर मिलती है कि पार्टी में स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने बुलाया जाता है। तभी एमा का पैर फिसलकर वह पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर डीन भी कूदकर उसे बचाता है और दोनों एक छोटी नाव पर आ जाते हैं। डीन पुलिस से बचने के लिए रस्सी काट देता है, लेकिन कुछ ही देर में बड़ी बोट दूर चली जाती है और तूफान आ जाता है। नाव में मोटर भी नहीं होती और तेज लहरें उन्हें बहाकर अरेबियन सागर में पहुंचा देती हैं। अगली सुबह डीन का फोन खराब मिलता है और एमा के फोन में भी नेटवर्क नहीं आता। एमा कहती है कि उन्हें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था, मगर डीन उसे दिलासा देता है कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। तभी बातचीत के बीच एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है। डीन नाव को एमा के दिखाए आइलैंड की तरफ मोड़ता है और काफी मुश्किलों के बाद दोनों वहां पहुंचते हैं। एमा फोन में नेटवर्क चेक करती है, पर सिग्नल नहीं मिलता। तभी डीन को नाव पर फ्लेयर गन मिलती है और वह उसे लेकर मदद की तलाश में एमा संग आगे बढ़ता है। दूसरी ओर होटल में पिछली रात की पार्टी के कारण मिस्टर क्रिश्चियनसन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लिज मिस कोलियर को बताती है कि एमा होटल वापस नहीं आई और आखिरी बार उसे पार्टी बोट पर देखा गया था। अटेंडेंस में डीन भी गायब मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों मिसिंग हैं। पुलिस पूछताछ करती है और मिस कोलियर मदद का तरीका पूछती है, लेकिन पुलिस कहती है कि ऐसे केस आम होते हैं, शायद वे खुद लौट आएं, वरना समुद्र में ढूंढना मुश्किल होगा। डीन के पिता को जैसे ही बेटे के गायब होने की खबर मिलती है, वह तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और वहां एमा की मां बारबरा से मिलते हैं। उसी समय फील भी आ जाता है और सब मिलकर प्रिंसिपल से पूछते हैं, मगर प्रिंसिपल कोई सही जवाब नहीं दे पाते तो वे निराश होकर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और डीन आगे बढ़ते हुए जंगल में एक खूबसूरत वाटरफॉल देखते हैं। डीन को वह बहुत अच्छा लगता है और वह एमा से फोटो लेने को कहता है, लेकिन एमा मना कर देती है और कहती है कि हम यहाँ फंसे हैं। मुझे प्रोजेक्ट और आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए रास्ते चाहिए थे, वरना सब खत्म हो जाएगा। कुछ घंटे चलने के बाद वे आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं, मगर न रास्ता मिलता है न मदद। थककर वे वापस बोट की तरफ लौटते हैं, लेकिन वहां बोट गायब होती है। समुद्र की लहरें उसे बहा ले गई थीं और अब उन्हें सिर्फ एक लाइफ जैकेट मिलती है। पूरा दिन चलने के बाद थके हुए एमा और डीन सूरज ढलने पर आग जलाकर वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। ठंड में कांपती एमा को डीन अपनी शर्ट दे देता है और दोनों बात करते हैं
कि शायद कल तक पेरेंट्स उन्हें ढूंढ लेंगे। अगली सुबह डीन देखता है कि एमा गायब है और उसे खोजते हुए पता चलता है कि वह समुद्र किनारे SOS लिख रही है। एमा कहती है कि वह जान बचाने की कोशिश कर रही है और पानी ढूंढना जरूरी है। डीन तैरने चला जाता है और एमा उसे देखती रहती है। दूसरी ओर होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस दोनों को ढूंढ रही है और एक छोटी बोट भी मिली है जिस पर वे सवार हो सकते थे। जैक कहता है कि प्राइवेट रेस्क्यू टीम रख लेनी चाहिए, मगर टीचर भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस बच्चों को ढूंढ लेगी। इसी बीच एमा जब पानी भर रही होती है तो उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, जिससे वह घबराकर वहां से लौट आती है। दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक झोपड़ी बना लेते हैं और एमा समुद्र किनारे बड़ा सा SOS लिख देती है ताकि रेस्क्यू टीम देख सके। फिर वे आइलैंड पर जो भी खाने लायक मिलता है वही खोज कर खाते हैं। यहाँ तक कि डीन को केले का पेड़ मिलता है और दोनों पेट भरकर केले खाते हैं। गर्मी के चलते एमा अपनी फुल पैंट काटकर शॉर्ट बना लेती है। झोपड़ी में डीन सोता है तो एमा भी पास आकर लेट जाती है। डीन नींद में उस पर हाथ रख देता है और एमा कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, डीन सनस्क्रीन मांगने पहुंचता है। एमा उसे टोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहरेदारी करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर कोई और भी है। उधर न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन का केस अब ऑफिशियल हो गया है और पुलिस मान रही है कि वे शायद मर चुके हैं, इसलिए उनकी लाशें ढूंढी जा रही हैं। फील घर जाने की तैयारी करता है ताकि स्टेसी अकेली न रहे, लेकिन बारबरा अब भी चिंता में डूबी रहती है। फील बारबरा से कहता है कि एमा जरूर मिल जाएगी, फिर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को खोजने निकलता है। वहीं आइलैंड पर रात होने से पहले एमा अपने परिवार को याद करती है और तभी डीन को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। एमा घबराकर कहती है कि शायद यह भी हमारी तरह यहाँ फंसा था और अब हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी। लेकिन डीन उसे भरोसा दिलाता है कि यह कोई मछुआरा या स्मगलर होगा। हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और अगर हम साथ रहे तो कभी नहीं मरेंगे और एक दिन घर जरूर लौटेंगे। इसके बाद वह एमा को किस करता है, जो उसका पहला अनुभव होता है और उसे अच्छा लगता है। रात को तूफान आता है और एमा उसे पहली बार एंजॉय करती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो डीन वहां नहीं होता। घबराई एमा उसका नाम पुकारती है, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो उसे खोजने जंगल में चली जाती है। एमा को शक होता है कि आइलैंड पर कोई और भी है जो उनका सामान चुरा रहा है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरता है और मदद नहीं आती। निराश होकर दोनों सोचते हैं कि अब घर लौटने की उम्मीद छोड़कर यहीं रहना होगा। तभी डीन को जंगल में आवाज सुनाई देती है और वह देखने जाता है। एमा भी उसके पीछे जाती है। अचानक डीन के सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। वह जान बचाकर भागता है, लेकिन गिर पड़ता है। एमा पास पहुंचती है तो देखती है कि डीन के हाथ में खून से सना चाकू है और उसने पैंथर को मार गिराया है। दूसरी तरफ उनके सभी दोस्त और पेरेंट्स अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके होते हैं। उधर डीन और एमा भी शिकार करना, झोपड़ी बनाना और आइलैंड पर जीना सीख जाते हैं। अब उनके लिए बचाव की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन एमा उल्टियां करती है, जिससे डीन पूछता है क्या वह प्रेग्नेंट है, पर एमा मना कर देती है। तभी अचानक ऊपर से उनकी खोई हुई चीजें गिरने लगती हैं। दोनों ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि यह सब एक बंदर कर रहा है, जिसके हाथ में वही फ्लेयर गन भी है जो पहले गायब थी। एमा केला दिखाकर बंदर को गन फेंकने पर मजबूर कर देती है। इसी समय ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों भागकर खुली जगह पर जाते हैं। एमा फ्लेयर गन फायर करती है और आखिरकार हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है।